हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1 का 1.6 टॉपिक जो कि है हमारा कूलम नियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए कूलम नियम क्या है? तो कूलम नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताता है। आइए इसको हम लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख लिया है कूलम नियम क्या है। तो कूलम नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में जानकारी देता है। मतलब कि इस नियम से हमें क्या पता चलता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो बिंदु आवेश हो तो उनके बीच कितना बल लग रहा है। और इसका नियम क्या है? नियम है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। ये हो गया हमारा नियम। क्या है नियम? F अनुक्रमानुपाती मतलब कि प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे Q1 Q2 क्या है? दो बिंदु आवेश है मेरे पास और ये है उनके बीच की दूरी। अगर इसको हम बताना चाहे तो इस तरह बता सकते हैं कि ये हो गई दो आवेशों के बीच की दूरी R, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, इसका द्रव्यमान हुआ M1 M2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरे पास दो आवेश Q1 Q2, बीच की दूरी हो गई R और दोनों का द्रव्यमान हो गया M1 और M2। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? अगर इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ अचर कीमत आएगी, वो होगी मेरे पास F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। जब भी हम ये अनुक्रमानुपाती साइन को निकालते हैं, इसकी जगह इक्वल टू रखेंगे तो हमें कोई एक अचर कीमत रखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने लिखा है K और K की कीमत क्या होगी? K की कीमत होगी 9 × 10⁹। ये हो गई K की कीमत। और K का सूत्र होता है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/4πε0। ये ऐसे ही रहेगा Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्या है? K की कीमत है। ये हो गई मेरे पास K की कीमत। आइए हम लिख देते हैं K इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0। ये क्या हो गया मेरे पास? K हो गया है। चलिए अब ये एप्सिलॉन है 4 है, पाई की कीमत 3.14 होती है और एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 कितना होता है? एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.85 गुणा 10⁻⁻12 और इसका यूनिट होगा कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन की कीमत हो गई। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 एंड मीटर -2। ये हो गया मेरे पास एप्सिलॉन। ठीक है, अब एप्सिलॉन को कहा क्या जाता है? तो एप्सिलॉन को हम कहेंगे मुक्त आकाश, या इसका दूसरा नाम होगा निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है दोस्तों, एप्सिलॉन 0 को कहते हैं मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता। अब हमें पता है कि बल कैसी राशि है? तो बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, तो हम अपने कूलम नियम में क्या पढ़ रहे हैं? हम अपने कूलम नियम में बल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो हमारा कूलम नियम भी अब हम किस में लिखेंगे? सदिश में लिखेंगे। चलिए तो हम इसको लिखते हैं सदिश प्रकार में कि कूलम नियम को कैसे बताते हैं। चलिए अब इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे। मान लेते हैं कि Q1 और Q2 क्या है? मेरे पास दो आवेश है। हमने यहाँ बताया था कि Q1 और Q2 दो आवेश है और दोनों के स्थिति सदिश क्या होते हैं? R1 और R2। R1 R2 को क्या कहते हैं हम? स्थिति सदिश। दोस्तों ये याद रखना है कि R1 और R2 क्या है? स्थिति सदिश है। Q1 का स्थिति सदिश है R1 और Q2 का है R2। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बल तो हमें पता है, F से लिखते हैं। अब F12 क्या होता है? F12 क्या होता है कि हमारे पहले आवेश पे बल लग रहा है
और दूसरा आवेश उस पे बल लगा रहा है। वापस से दोस्तों कि पहले आवेश पे बल लग रहा है, जो हम पहले लिखेंगे उस पे बल लग रहा है और दूसरा होगा वो उस पे बल लगा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि Q2, यहाँ पे लिखेंगे Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। ठीक है दोस्तों, मैंने बोला था कि Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, मतलब कि ये जो Q2 आवेश है वो Q1 पे बल लगा रहा है। इसी तरह इसका उल्टा अगर हम लिखेंगे तो वो होगा F21। तो F21 क्या होगा? Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हम पहले लिखेंगे उस पे बल लग रहा है और जो दूसरा लिखेंगे वो लगा रहा है। यहाँ पे उल्टा लिखा, मतलब कि दूसरे आवेश पे बल लग रहा है और कौन लगा रहा है? पहला आवेश उस पे बल लगा रहा है। चलिए, इसी तरह अगर हमें स्थिति सदिश लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? इसको हम R12 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? R12। तो R12 क्या होगा? R1 माइनस R2। उसी तरह R21 क्या होगा? R2 माइनस R1। ये याद रखना, R12 मतलब 1 माइनस 2, R21 2 माइनस 1। ये हो गए मेरे पास स्थिति सदिश। आइए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक और चीज़ याद रखनी है कि किसी भी सदिश की दिशा का विशेष उल्लेख हम उस सदिश के एकांक सदिश के द्वारा करते हैं। अब ये एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश, ठीक है। किसी भी सदिश की दिशा का उल्लेख हम किसके द्वारा करेंगे? एकांक सदिश के द्वारा। एकांक सदिश कैसे लिखते हैं? एकांक सदिश हम लिखेंगे आर कैप। ये जो है इसको बोलते हैं कैप। तो आर कैप 21 इज इक्वल टू R21 अपॉन R21। इस तरह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर कैप 21 इज इक्वल टू R21 अपॉन R21। ये दोस्तों याद रखना है, इन दोनों में मिक्सअप नहीं होना चाहिए। उसी तरह अगर उल्टा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आर कैप 12 इज इक्वल टू R12 अपॉन R12। ये याद रखना है हमें, ठीक है। ये हो गया, ये हमारे एकांक सदिश के सूत्र हो गए। R21 क्या है? R21 होगा R2 माइनस R1 और यहाँ पे R12 होगा R1 माइनस R2 और नीचे क्या आएगा? नीचे उसकी कीमत मतलब कि मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। अब हम अपने बल का सूत्र लिखते हैं सदिश के रूप में। तो बल का सूत्र क्या होगा? चलिए पहले चित्र देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु है O, ठीक है। अब इस पे बल लग रहा है। ये एक आवेश हो गया मेरे पास Q1, ये एक आवेश हो गया Q2। तो जो O से Q1 का ये दूरी होगी, ये मेरे पास होगी R1, स्थिति सदिश R1, और ये हो गई R2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की होगी, ये होगी मेरे पास R21। अब हमें पता है R21 की कीमत क्या होती है? R2 माइनस R1। उसी तरह अगर यहाँ पे मैं बल लिखना चाहूँ तो क्या होगा? पहले आवेश पे बल लग रहा है, कौन लगा रहा है? दूसरा, तो F12 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे बल दूसरे आवेश पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? पहला, तो F21 लिखेंगे, ठीक है। ये याद रखना है हमें। दो आवेश है, इस पे पहले पे बल लग रहा है तो F12 लिखेंगे, दूसरे पे लग रहा है F21। ये स्थिति सदिश Q1 का हो गया R1, Q2 का हो गया R2 और ये हो गया R21। यहाँ पे चाहे आप R21 लिखो या 12 लिखो, दोनों की कीमत एक समान ही आएगी। चलिए अब हम अपने बल का सूत्र लिखते हैं। F इज इक्वल टू, हमने देखा क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है, ये हमने देखा। अब इसको ही हम लिखेंगे सदिश के रूप में। तो F21
के का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब r स्क्वायर है, दूरी है, तो हम क्या लिखेंगे 2 1, तो r21 का स्क्वायर, और यहाँ पे एकांक सदिश आएगा, तो एकांक सदिश आएगा r कैप 21। ठीक है, ये हो गया, कुछ नहीं किया हमने, हम 2 1 का बल ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे दूरी भी कैसे लिखेंगे 2 1, और जो एकांक सदिश होगा वो भी 2 1 लिखना है। अब इसका सूत्र हम लिख देंगे कि क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r21 स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे ऊपर लिखा है r21 अपॉन r21। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r क्यूब 21, और यहाँ पे r21। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आए, ये हो गया मेरे पास F21। अब इसी तरह हम लिखेंगे F12 का क्या होगा, डायरेक्ट में लिख देती हूँ 1/4πε0, ये तो गुणनफल है तो ये तो एक ही रहेगा Q1 Q2 अपॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा r³ 1 2, और यहाँ पे स्थिति सदिश आएगा r1 2। ठीक है, ये समझ में आया। तो इन दोनों में कुछ अंतर है, सिर्फ क्या अंतर है, इसका और इसका, तो इन दोनों के ऊपर से इसको नाम दे देते हैं 1 और 2। तो इन दोनों के ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। दोनों का क्या आएगा, दोनों की दिशा विपरीत होगी, लेकिन जो जवाब आएगा वो एक ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, ये हो गया हमारे सदिश के रूप में कूलम नियम। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना कूलम नियम लिख लेते हैं। स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, कूलम ने 2 बिंदु आवेशों की माप की और यह पाया कि यह बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब कि हमने देखा था कि F अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल से, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, अनुक्रमानुपाती होता है दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल से, और उसकी दूरी के यार क्या है, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत मतलब कि नीचे होता है। एक बार और, कूलम ने 2 बिंदु आवेशों की माप की और यह पाया कि यह बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्स में होता है। ठीक है दोस्तों, ये कूलम नियम हो गया हमारा सदिश के रूप में। अब इसके आगे का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।